Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Law for All. I hope you all are doing well. Guys, last वीडियो में हमने सेक्शन 38 किया था, दैट वाज प्रोसीजर आफ्टर द एडमिशन ऑफ अ कंप्लेंट. अब हम देखेंगे सेक्शन 39, दैट इज फाइंडिंग्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन. हमने प्रोसीजर में क्या देखा था कि जो हमारी कमीशन होती है वो इंक्वायरी करती है जब वो कंप्लेंट को एडमिट कर लेती है, जो भी गुड्स के सैंपल होती है उसको लेबोरेटरी में भेजती है टेस्टिंग के लिए, एंड पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद एक रिसिप्ट प्रिपेयर होती है प्रॉपर कि क्या क्या डिफ़ॉल्ट है गुड्स में, क्या क्या डिफेक्ट है, या फिर जो भी उनकी रिपोर्ट पूरी प्रिपेयर होती है वो भेजी जाती है. अब सेक्शन 39 में कहा है फाइंडिंग्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन. अब कमीशन ने इंक्वायरी कर ली, उसको क्या क्या पता चला, फाइंडिंग्स उसने पता कर ली, तो उसके बाद क्या किया जाएगा. द फर्स्ट पॉइंट इज वेयर द डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज सेटिस्फाइड दैट द गुड्स कंप्लेंट अगेंस्ट suffer from any defects specified in the complaint, or that any of the allegation contained in the complaint is about the service or any unfair trade practice, or the claims of compensation under the product liability are proved, then it shall issue an order to the opposite party directing him to do one or more of the following. अब उन्होंने क्या बोला कि कमीशन के पास जब कंप्लेंट लिखवाई जाती है, जो कंप्लेनेंट है वो कंप्लेंट आके रजिस्टर करता है, और कंप्लेंट में उसने गुड्स या सर्विसेज के रिगार्डिंग जो भी उन्होंने चीज़ें बताई थी कि ये डिफेक्ट है या ये वाली अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है, या कोई भी उसने एलिगेशन लगाई थी, अगर वो एलिगेशंस सही होती हैं, जो गुड्स में डिफेक्ट है वो सही होती हैं, तो उस केस में क्या क्या चीज़ें करनी होती है. जो कमीशन होती है वो अपोजिट पार्टी को ऑर्डर देती है कि आपने नीचे दिए गए जो भी, अभी मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी, इनमें से हमने करने होते हैं, किसने, अपोजिट पार्टी ने जिसके खिलाफ एलिगेशन लगाई है. क्या क्या करना होता है. ए पॉइंट इज टू रिमूव द डिफेक्ट पॉइंटेड आउट ऑफ द बाय द एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी फ्रॉम द गुड्स इन क्वेश्चन. मतलब जो भी लेबोरेटरी में हमने सैंपल भेजे थे गुड्स के, जो भी टेस्टिंग के बाद डिफेक्ट आए हैं उन डिफेक्ट्स को रिमूव कर दो, या फिर उन गुड्स को रिप्लेस कर दो न्यू गुड्स से जिनमें कोई डिफेक्ट ना हो. ठीक है. बी पॉइंट वही कि रिप्लेस कर दो गुड्स को विद द सिमिलर दैट शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट. C point is to return to the complainant the price, or as the case may be, the charges paid by the complainant along with such interest on price or charges. मतलब वही कि जिस पर्सन ने, मान लो A और B की मैंने एग्जांपल ली थी कि A कंप्लेनेंट है, A ने कंप्लेंट की थी, कंप्लेनेंट A हुआ, तो कंप्लेंट के दौरान उसने जो भी प्राइस वगैरह पे किया है टेस्ट वगैरह का, जो उसने लेबोरेटरी में टेस्टिंग करवाई थी गुड्स की, तो वो जो भी उसका प्राइस लगा होता है वो जो अपोजिट पार्टी है A को पे बैक कर देगी, मतलब कंप्लेनेंट को पे बैक कर देगी इंटरेस्ट के साथ. ठीक है. जो भी इंटरेस्ट होगा वो उसको नोटिस में बता दिया जाएगा कमीशन के द्वारा. The D point is to pay such amount as may be awarded by it as compensation to the consumer for any loss or injury suffered by the consumer due to the negligence of the opposite party. मतलब वही कि opposite party के जो गुड्स को कंजम्पशन गुड्स थे या जो उसकी सर्विस थी, उन गुड्स या सर्विसेज के कंजम्पशन के बाद जो भी कंज्यूमर्स को लॉस हुआ है, कोई भी इंजरी हुई है, तो उसकी कंपनसेशन या फिर जो भी अमाउंट थी वो पे बैक कर देंगे उन कंज्यूमर्स को. ठीक है. जो भी उनके लॉस है, कोई भी उनकी मेडिसिन वगैरह का जो भी उनका खर्चा हुआ है इन द लॉस और इंजरी, वो सारा पे बैक करेगी अपोजिट पार्टी अपनी नेग्लिजेंस के कारण, अपनी लापरवाही के कारण. ठीक है. द डी पॉइंट इज टू पे द नेक्स्ट इज प्रोवाइडेड दैट द डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल हैव द पावर टू ग्रांट प्यूनिटिव डैमेजेस इन सच सर्कमस्टांसेस एज इट मे डीम फिट. प्यूनिटिव डैमेजेस क्या होते हैं, एक तरह से हम ये मान के चल रहे थे कंपनसेशन तो वो पे करेगी अपोजिट पार्टी. प्यूनिटिव डैमेजेस एक डिफेंडेंट के खिलाफ जो भी उनके एलिगेशन होते हैं ना, कि उनको एक राइट, हमने पढ़ा था कि ऑपोजिट पार्टी को भी टाइम पीरियड दिया जाता है कि वो भी अपना वर्जन रिप्रेजेंट कर सके. तो प्यूनिटिव डैमेजेस क्या होता है, एक तरह से उनके ऊपर इम्प्रिजनमेंट चार्जेस लगा लो, या फिर जो भी पनिशमेंट के तौर पर उनके चार्जेस होते हैं वो हम यहाँ पे प्यूनिटिव डैमेजेस मान के चल लेते हैं. ठीक है. द ई पॉइंट इज टू पे सच अमाउंट एज मे बी अवॉर्डेड बाई इट एज कंपनसेशन इन अ प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन अंडर चैप्टर 6. मतलब वो जो भी अमाउंट है कंपनसेशन के तौर पे उन्होंने प्रोडक्ट लाइबिलिटी के अंदर पे करनी होती है चैप्टर 6 के अंदर, जो कि मेंशन्ड है. ठीक है. नेक्स्ट इज टू रिमूव द डिफेक्ट्स इन द गुड्स और डेफिशिएंसीज इन द सर्विसेज इन क्वेश्चन. वही जो हमने ऊपर पढ़ा कि कोई भी डिफेक्ट है गुड्स के अंदर, कोई भी डेफिशिएंसी है सर्विसेज के अंदर, उनको ख़त्म करना या फिर उनको रिप्लेस कर देना. जी पॉइंट इज टू डिसकंटिन्यू द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और द रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड नॉट टू रिपीट देम. कोई भी अगर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रही थी अपोजिट पार्टी, या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि मना की गई है हमारे एक्ट के अंदर, तो वो आगे से ना की जाए. ठीक है. एंड नॉट टू रिपीट देम. उस केस में क्या होता है, अगर कोई भी अनफेयर
अनट्रेड प्रैक्टिस तो हमने पढ़ा था पहले भी कि उनके ऊपर कंपनसेशन लगती है, उनके ऊपर फ़ाइन लगता है, ठीक है ना, पनिशमेंट के तौर पे जो भी उन पर फ़ाइन या इम्प्रिजनमेंट होती है वो लगती है। वो केस के ऊपर डिपेंड करता है कि फ़ाइन लगनी है या इम्प्रिजनमेंट लगनी है या फिर दोनों, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ नॉट टू ऑफर द हज़ार्डियस और अनसेफ गुड्स फॉर सेल। मतलब होता है ना कि प्रोड्यूसर क्या होता है, अपने गुड्स को बना के प्रोड्यूस करके मार्केट में रीसेल के लिए बेचता है। तो कोई भी ऐसा गुड जो कि अनसेफ है या हज़ार्डियस है कंज्यूमर की कंजम्पशन के लिए, तो वो रीसेल के लिए ना भेजा जाए, वो मार्केट में सेल के लिए ना भेजा जाए, ठीक है। टू विड्रॉ द हज़ार्डियस गुड्स फ्रॉम बीइंग ऑफर्ड फॉर सेल। कोई भी हज़ार्डियस गुड्स है, वही सेम पॉइंट है कि ऑफर फॉर सेल के लिए भी वो ना, मतलब सेल के लिए ना भेजा जाए। अगर ऐसा कोई गुड भेजा भी गया है तो उसको विड्रॉ कर लिया जाए, ठीक है ना। जब डेफिशिएंसी पता चल गई है तो उसके बाद उन गुड्स की सेल आगे ना हो। ये किसकी जिम्मेवारी है, ऑपोजिट पार्टी की है, कि उसने सभी को, जितने भी मार्केट में लोगों को उसने गुड्स भेजे हुए हैं रीसेल के लिए, वो ना भेजे जाए। उसका नोटिस वो भेज दे खुद से ही कि दीज गुड्स आर नॉट सेफ फॉर द कंजम्पशन, तो इनकी रीसेल आगे ना की जाए। द नेक्स्ट इज टू सीज द मैन्युफैक्चर ऑफ द हज़ार्डियस गुड्स एंड टू डिजिस्ट फ्रॉम ऑफरिंग द सर्विसेज विच आर हज़ार्डियस इन नेचर। वही कि जो भी हज़ार्डियस गुड्स हैं, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि हज़ार्डियस है, उनको सीज कर दी जाए, उनको ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। टू पे द सम एज में बी डिटरमाइंड बाय इट if it is of the opinion that loss or injury has suffered by a large number of customers who are not identifiable conveniently, it may be noted that the minimum amount of sum so payable shall not be less than 25% of the value of such defective goods sold or services or provided as the case may be to the customer। मतलब वही कि जो भी उन्होंने सम पे करना है वो डिटरमाइन किया जाएगा कि कितना लॉस या इंजरी हुई है, कितने कंज्यूमर्स को हुई है, कितने नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को हुई है। एंड अब देखो ये भी चीज़ पता लगाना ईजी नहीं होता कि कितने लोगों को नुकसान हुआ है या कितने लोगों को सर्विस से प्रॉब्लम हुई है। तो इट में भी नोटेड जो मिनिमम अमाउंट होती है ऑपोजिट पार्टी जो पे करती है वो 25% से कम नहीं होनी चाहिए। 25% किसका होगा, जो डिफेक्टिव गुड्स की वैल्यू है या फिर जो डिफेक्टिव सर्विसेज की वैल्यू है, ठीक है, टू द कंज्यूमर्स। द नेक्स्ट इज टू इशू द करेक्टिव एडवर्टीजमेंट एंड टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट एट द कॉस्ट ऑफ द ऑपोजिट पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग द मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। मतलब कि अगर जो डिफेक्टिव गुड्स थे उसके खिलाफ कोई, उसके लिए मार्केट में कोई भी एडवर्टीजमेंट चल रही है तो उस एडवर्टीजमेंट को रोकना और एक न्यू एडवर्टीजमेंट लाना जिसमें कि लोगों को पता चल जाए कि उन्होंने वो गुड्स को कंज्यूम नहीं करना, और एक ऐसी एडवर्टीजमेंट लाए कि करेक्ट हो, जिसमें डिटेल सारी प्रॉपर हो, और उन गुड्स के लिए ही एडवर्टीजमेंट लाई जाएगी जो कि कंज्यूमर्स की कंजम्पशन के लिए ठीक है। कोई भी हज़ार्डियस गुड्स के रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट मार्केट में नहीं लाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड द एडिक्वेट कॉस्ट टू द पार्टीज। जो भी पार्टीज उनको एडिक्वेट कॉस्ट देनी, चाहे वो मार्केट में जिनको उन्होंने गुड्स भेजे हैं रीसेल के लिए, वो चाहे कंज्यूमर हो या फिर जो भी प्रोड्यूसर की फर्म है, जो अपोजिट पार्टी की फर्म है, उसमें जो भी पर्सन्स काम कर रहे हैं उनको उनका प्राइस पे किया जाए, उनकी कॉस्ट पे की जाए, ठीक है। एंड टू सीज एंड डिजिस्ट फॉर इशूइंग एनी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। वही कि कोई भी गलत एडवर्टीजमेंट ना लाई जाए, वो चीज़ें बंद कर दी जाए। द सेकेंड पॉइंट इज एनी amount obtained shall be credited to such fund and utilized in such manner as may be prescribed। मतलब कि ऑपोजिट पार्टी ने जो डिफेक्टेड गुड्स या सर्विसेज को बेच के जो भी पैसा कमाया है, ठीक है ना, उस पैसे को उसी तरह से यूटिलाइज़ किया जाएगा जिस तरह से कमीशन ने उनको बताया है। और अगर किसी फंड में भी वो पैसा डालना है तो वो उसी फंड में डाला जाएगा जो कि कमीशन ने उन्हें बताया या फिर जो हमारे एक्ट के अंदर मैंशन होते हैं। जो भी एक्ट के प्रोविजंस है उसके अंदर सारी डिटेल्स मैंशन होती है, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज इन एनी प्रोसीडिंग कंडक्टेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अ मेंबर एंड इफ दे डिफर एट एनी पॉइंट और पॉइंट्स देन दे शैल स्टेट द पॉइंट और पॉइंट्स ऑन विच दे डिफर एंड रेफर द सेम टू द अनदर मेंबर फॉर हियरिंग ऑन सच पॉइंट एंड द ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी शैल बी ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन। हाउएवर द अदर मेंबर शैल गिव हिज ओपिनियन ऑन सच पॉइंट्स टू हिम विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ सच रेफरेंस। अब हमने देखा था ना कि जब भी हियरिंग होती है, ठीक है ना, प्रोसीडिंग्स होती है किसी भी कंप्लेंट को लेके, तो कमीशन में जो प्रेसिडेंट होता है और एक जो मेंबर होता है, जितने भी मेंबर्स में से एक मेंबर और प्रेसिडेंट हर एक पर्टिकुलर कंप्लेंट को लेके अपनी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। प्रोसीडिंग के दौरान अगर प्रेसिडेंट और मेंबर का किसी एक मैटर को लेके उनका पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं कर रहा, एक पॉइंट हो गया, जितने भी पॉइंट्स में उनका मैटर या पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं कर रहा, तो वो उस पर्टिकुलर पॉइंट को या उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को बाकी मेंबर्स के पास भी भेज देंगे, उनकी भी हियरिंग सुनी जाएगी कि उनका क्या मानना है उस पॉइंट को लेके। और जो
प्रेसिडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू और जो मेंबर का पॉइंट ऑफ व्यू है वो बाकी मेंबर्स को बता देंगे। ठीक है, बाकी मेंबर्स अगर प्रेसिडेंट के साथ रिलेट करते हैं या प्रेसिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को सही कहते हैं तो प्रेसिडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ऑर्डर माना जाएगा। ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर मेंबर्स के साथ वो रिलेट करें तो मेंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को प्रायोरिटी दी जाएगी। और अगर बाकी मेंबर्स चाहे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को लेके अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे सकते हैं और उनको उसके लिए 1 महीने का टाइम दिया गया है। ठीक है, और मेजॉरिटी का जो ऑर्डर होता है, मेजॉरिटी का जो ओपिनियन होता है वो ऑर्डर की तरह पास किया जाता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट इज एवरी ऑर्डर मेड बाय द कमीशन शैल बी साइंड बाय द प्रेसिडेंट एंड द मेंबर हु कंडक्टेड द प्रोसीडिंग। वही कि जिसने भी जो भी ऑर्डर पास होता है उसके ऊपर प्रेसिडेंट का और मेंबर का सिग्नेचर होता है जिन्होंने कि वो प्रोसीडिंग्स किया। और अगर मेजॉरिटी के ओपिनियन से ऑर्डर को पास किया गया है तो बाकी जो मेंबर्स हैं जिनका पॉइंट ऑफ व्यू या जिनका ओपिनियन हमने लिया है उनके भी साइन करवाए जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा सेक्शन 39 फाइंडिंग्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन। पॉइंट 1 में हमने यही देखा कि जो भी ऑर्डर्स पास किए जाते हैं कमीशन के द्वारा उन ऑर्डर्स के साथ हमने कंप्लाई करना होता है अपोजिट पार्टी ने। ठीक है, क्या क्या देखा, रिप्लेस कर दो, रिटर्न कर दो, कंपेंसेशन कर दो, या फिर कोई भी डिफेक्टेड गुड्स है वो नहीं रीसेल किए जाएंगे, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं की जाएगी, कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट नहीं की जाएगी। और इन केस अगर हमें नहीं पता चल रहा कि कितने कंज्यूमर्स को लॉस हुआ है तो जो भी गुड्स या सर्विसेज का टोटल अमाउंट है उसका 25% एज ए कंपनसेशन हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा सेकंड पॉइंट कि जो भी अमाउंट हमने ऑब्टेन किया गुड्स को सेल करके ऑपोजिट पार्टी ने वो उसी फंड में प्रोवाइड की जाएगी जो कि कमीशन ने उन्हें बताया है, या फिर उसी मैनर में उसको यूटिलाइज किया जाएगा जो कमीशन ने बताया है। ठीक है, द थर्ड पॉइंट इज अगर कोई भी प्रोसीडिंग है जो कि प्रेसिडेंट और मेंबर के द्वारा कंडक्ट की जा रही है और प्रोसीडिंग के दौरान किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे उनका किसी भी मैटर पे उनका पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं करा तो वो पर्टिकुलर पॉइंट बाकी मेंबर्स के पास भी भेजा जाएगा और मेंबर्स जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बता सकते हैं और जो भी ओपिनियन होंगे मेंबर्स के वो 1 महीने के अंदर बताएंगे और मेजॉरिटी के साथ ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। जिसके साथ मेजॉरिटी स्टैंड करेगी उसके ऑर्डर को हम फाइनल ऑर्डर मान के चलेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज एवरी ऑर्डर मेड बाय द कमीशन शैल बी साइंड बाय द प्रेसिडेंट एंड द मेंबर। जो भी ऑर्डर है उसके ऊपर प्रेसिडेंट और मेंबर के साइन होते हैं और अगर ऑर्डर मेजॉरिटी के ओपिनियन से पास किया गया है तो बाकी मेंबर्स के सिग्नेचर भी करवाए जाते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन 39। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो यू कैन पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड इवन दो यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टा पेज। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।